मैं शपथ लेता हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूँगा, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, एक सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त मैं भारत का निर्माण करूँगा। जय हिंद। नहीं, सबका आता है नंबर, लड़कियां भी कहती हैं। तो आज हम लोग जो है भूकंप विज्ञान पढ़ेंगे। हमने देखो सारे टॉपिक्स मिलते जुलते हैं। आपने प्लेट टेक्टोनिक्स समझ लिया, प्लेट विवर्तन की समझ लिया तो सब कुछ समझते जाओगे। भूकंप भी समझोगे, ज्वालामुखी क्रिया भी समझोगे, पर्वत निर्माण समझ लिया, सारी चीज़ सारे मैंने बताया ना कि सारे मर्ज की दवा कौन है? प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत जो है सारे मर्ज की दवा है। अब पृथ्वी पर भूकंप कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, इसका क्या प्रभाव है, उसकी मैकेनिज्म क्या है भूकंप की, ठीक है, भूकंप विज्ञान क्या है, तो ये सारी चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि भूकंप क्यों आते हैं पृथ्वी पर, क्या चीज़ है भूकंप। देखो भूकंप जो है दो शब्दों से मिला है, भू मतलब पृथ्वी और कंप मतलब कांपना। भू मतलब पृथ्वी और कंप मतलब कांपना। देखो जब पृथ्वी के अंदर इस तरीके से जब कोई हलचल होती है पृथ्वी के अंदर, ये हमारा आज ग्लोब में भूल गया, वहाँ वहीं रह गया है, लेकिन समझ लो ग्लोब तो रोज़ देखते हो। ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर जैसा कि मैंने बताया था कि तरंगे रिलीज होती हैं, तरंगे रिलीज होती हैं। उसके पीछे कारण क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है पृथ्वी के अंदर, और जो है प्लास्टिक अवस्था में हमारी जो है स्थनोस्फेयर है, हमारी स्थनोस्फेयर किस अवस्था में? अर्धद्रवित अवस्था में, प्लास्टिक अवस्था में है। तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और उस एनर्जी के कारण जब वो एनर्जी पृथ्वी के अंदर से रिलीज होती है तो ये बाहर आती है, धरातल पर बाहर आने की कोशिश करती है। और जब ये बाहर आती है, तरंगे बाहर आती हैं, तो फिर सतह हमारी क्या होती है? हिलने लगती है, सतह हमारी हिलने लगती है। तो अचानक ही जब पृथ्वी की आंतरिक परिवर्तन जब होता है, पृथ्वी के अंदर जब किसी भी प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिन तरंगों को भूकंपीय तरंगे कहते हैं, तो हमारे धरातल पर क्या होता है? कंपन महसूस होता है, कंपन महसूस होता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। पृथ्वी अचानक कांप उठे, हिल उठे, तो उसे ही भूकंप कहते हैं। और हिलेगी कैसे, कांपेगी कैसे? भूकंपीय तरंगों के कारण। किसके कारण? भूकंपीय तरंगों के कारण। और भूकंपीय तरंगे देखो, अब ये तरंगे विनाशकारी होती हैं क्योंकि पृथ्वी पर आएंगी तो सबको नुकसान करेंगी, लेकिन हमको समझने में इन्हीं तरंगों के माध्यम से तो हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझ पाएँ, इन्हीं तरंगों की सहायता से ही कि पृथ्वी किस तरीके से हमारी है। चंद्रमा पे जो है इस तरीके से भूकंप नहीं आते हैं कि वहाँ पर जो है इस तरीके से व्यवस्था हो, चंद्रमा की आंतरिक संरचना पृथ्वी जैसी हो। तो हमको यहाँ पर भूकंपीय तरंगों के माध्यम से ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने का मौका मिला है। तो इसीलिए भूकंप को भी पढ़ना जरूरी है। अब हम लोग तो यहाँ मौज मार रहे हैं, जहाँ पर ऐसे जगह हैं हम लोग प्लेट के बीच में हैं, हम जहाँ रहते हैं कहाँ हैं? प्लेट के बीच में हैं। लेकिन प्लेट का जो किनारा होता है वही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है, वहीं पर ज्वालामुखी आते हैं, वहीं पर भूकंप आते हैं, ठीक, वहीं पर पर्वत बनते हैं। और हम लोग कहाँ बैठे हैं? बीच में बैठे हैं, प्लेट में बीच में बैठे हैं। तो यहाँ पर भूकंपीय किनारों का काफ़ी महत्व है। भूकंपीय किनारों का जो मार्जिन्स हमने बताए थे, भूकंपीय किनारे जो है 3 प्रकार के होते हैं, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव और जो है कंजर्वेटिव, संरक्षी किनारा, और जो विनाशी किनारा, और निर्माणी किनारा, निर्माणी किनारा, या फिर जो है वहाँ जहाँ निर्माण होता है जैसे पर्वत वगैरह बनते हैं। तो यहाँ पर मोस्टली भूकंप जो आते हैं वैसे दोनों किनारों पे आते हैं, बल्कि तीनों संरक्षी पे भी आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरनाक भूकंप जो होते हैं कौन से किनारे पे आते हैं? डिस्ट्रक्टिव किनारा जहाँ होता है, जो 2 प्लेट्स आपस में टकराते हैं तो वहाँ क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है। मैंने बताया ना कि जब 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ टकराएंगे तो एक प्लेट क्षय होगा, नीचे जा करके एस्थनोस्फेयर में एक प्लेट का क्या होता है? क्षय होता है। तो वो क्षय होता है तो वहाँ से ऊर्जा निकलती है, वहाँ से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। और ऊर्जा के साथ में अगर ऊर्जा ज़्यादा तेज़ ना हो, मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स से ना हो, तो वो जो पिघला हुआ पदार्थ वो बाहर नहीं निकलता है, सिर्फ क्या निकलती है? गैसें निकलती हैं, वहाँ से गैसें रिलीज होती हैं, तरंगे रिलीज होती हैं, तो उसे ही भूकंप कहते हैं, उसे ही भूकंप कहते हैं। और जहाँ ज्वालामुखी क्रिया होगी उसके आसपास भूकंप अवश्य आते हैं, निश्चित आते हैं। तो इस तरीके से जो है भूकंप क्या चीज़ है, अचानक इसको अगर लिखना हो तो आप 1-2 शब्दों में लिख सकते हो, 1-2 वाक्य में कि भूकंप क्या है। पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के सहारे, पृथ्वी के आंतरिक शक्तियों के सहारे जब सतह पर तरंगे पहुँचती हैं, भूकंपीय तरंगे, तो पृथ्वी की सतह हमारी अचानक क्या होती है? हिलने लगती है। और हिलने के कारण जो है तमाम प्रकार की आर्थिक, मानवीय
लॉस होता है पृथ्वी पर, तमाम प्रकार की जो है नुकसान होता है। अब हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्रों में, चूँकि हमने बताया हम लोग जो है प्लेट्स के बीच में रहते हैं, तो यहाँ पर भूकंप जो है ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। भूकंप की जो तरंगे हैं, लहरें हैं, वो यहाँ पर कमज़ोर हो जाती हैं, यहाँ तक आते आते। लेकिन जहाँ पर जैसे हिमालय है, हिमालय कैसे बना? प्लेट मार्जिन्स पे बना है ना, किनारों पर। यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई है ना, यूरेशियन दक्षिण वाली इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मैंने भी बताया था, जैसे ये मानचित्र में समझो, ये हमारा इंडिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हो गई और इधर ये यूरेशियन प्लेट हो गई। जब ये दोनों प्लेट टकराई तो यहाँ पर हिमालय बन गया। तो हिमालय वाले क्षेत्र में इसीलिए भूकंप ज़्यादा आते हैं, हिमालय वाले क्षेत्र में इसीलिए भूकंप ज़्यादा आते हैं। तो देखो, भूकंप को समझने के लिए अब हम लोग थोड़ा सा पृथ्वी की गहराई में उतरेंगे। पृथ्वी की गहराई में जो है लगभग 150-200 किलोमीटर की गहराई पर, जहाँ पर क्या है, एस्थनोस्फेयर है। क्या है? एस्थनोस्फेयर है, उसके आसपास या उससे ऊपर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये हमने पृथ्वी की सतह को, मतलब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में इस तरीके से बांट दिया। अंदर क्या है? कोर है। अंदर क्या है? कोर है या क्रोड है। इसके बाहर मेंटल है और इसके बाहर ये क्या है? क्रस्ट है, भूपर्पटी है। तो यहाँ पर कहीं जो है इसका क्या होता है, एक उद्गम स्रोत होता है जहाँ से भूकंप की तरंगे, क्या बेटा है? हाँ, कौन से सर? शिवराम जी मान रहे? अरे तो अभी दे देंगे या लैब्स, चलो मैं अभी दे दूंगा बाद में। तो यहाँ पे जैसे एक टॉर्च हम लेते हैं, टॉर्च हम लें, फिर टॉर्च को ऑन करें तो वहाँ से क्या निकलेगी? किरण निकलती है। टॉर्च से क्या निकल रही है? किरण। तो जहाँ से किरण निकल रही है उसको हम क्या कहते हैं? फोकस। टॉर्च का भी तो फोकस ही बोलते हैं उसको। तो जहाँ से भूकंप की तरंगे उद्गमित होती है, जहाँ से भूकंप की तरंगे उद्गमित होती हैं, अर्थात ओरिजिनेट होती हैं, जहाँ से उनका उदय होता है, उसको क्या बोलते हैं? फोकस। उसको क्या बोलते हैं? फोकस। उसको बोलते हैं फोकस। तो जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको जो है भूकंप मूल बोलते हैं या भूकंप केंद्र बोलते हैं। तो यहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है। अब जब ये भूकंप की उत्पत्ति होगी तो हमने उसमें पढ़ा था आंतरिक संरचना में भूकंप की 3 तरंगें उत्पन्न होती हैं। भूकंप की 3 तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो सबसे पहले जो उत्पन्न होगी उसको बोलते हैं प्राइमरी तरंग, और सबसे पहले रहती है तो सबसे तेज होती है, सबसे तेज होती है और सबसे पहले उत्पन्न होती है, फास्ट चलती है। तो वो तरंग उत्पन्न होगी तो सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी? अपनी खोपड़ी पे, जो उसका नज़दीक स्थान कौन, इसमें कौन सा स्थान सबसे नज़दीक होगा? इसके खोपड़ी वाला, ये वाला स्थान सबसे नज़दीक होगा। तो सबसे पहले जहाँ पहुँचेगी, धरातल के जिस सतह पर भूकंप की तरंग सबसे पहले पहुँचेगी उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र। प्रश्न आता है अधिकेंद्र, या अंग्रेजी भी याद रखो, इपीसेंटर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इपीसेंटर। तो सबसे पहले इपीसेंटर पे कौन सी तरंग पहुँचेगी? पी तरंग, प्राथमिक तरंग। कौन सी तरंग पहुँचेगी? प्राथमिक तरंग, पी तरंग। पहले पहुंचती है इसलिए इसको प्राथमिक कहते हैं, पहले पहुंचती है इसलिए उसको प्राथमिक कहते हैं। अभी यहाँ भी पहुंचेगी, यहाँ भी पहुंचेगी, सब जगह जाएगी ना, ऐसा तो है नहीं। और ये तरंगें जो है लगभग 6 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलती हैं। 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से ये चलती हैं। 6 किलोमीटर प्रति सेकंड, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलती हैं। कौन सी? प्राइमरी तरंगें। प्राइमरी तरंगों की गति 6-7 के करीब होता है, 6-7 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं। अब यहाँ जब जाएंगी तो ऐसा तो है नहीं कि जो है सिर्फ यहीं तक जाएंगी, यहीं तक जाएंगी, ये पूरे पृथ्वी पर ही चलेंगी, इस तरीके से पूरी पृथ्वी पर, और यहाँ भी निकल के आएंगी। अब इसके पीछे जहाँ से उद्गमित हुआ, इसके हेड पे तो अधिकेंद्र है, हेड पे, सर पे इसके क्या है? अधिकेंद्र। लेकिन जो पैर वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, एकदम सीधे लाइन हम खींच देंगे यहाँ से, तो यहाँ इसको एंटीपोड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीपोड। यानी भूकंप का जो है पिछवाड़ा हो जाएगा, ये भूकंप का पिछवाड़ा, एंटीपोड कहा जाएगा। तो अधिकेंद्र के जस्ट नीचे पृथ्वी के दूसरे साइड में, ग्लोब आज लाया नहीं, पृथ्वी के दूसरे साइड में क्या बने आएगा? एंटीपोड। एंटीपोड आएगा। तो अधिकेंद्र यहाँ बना। अधिकेंद्र कौन सा स्थान है? जहाँ पर भूकंप की तरंग सबसे पहले पहुँची, पी तरंग जहाँ सबसे पहले पहुँची उसको क्या कहा गया? अधिकेंद्र कहा गया। और उत्पन्न जहाँ से हुआ तरंग उसको क्या कहा गया? फोकस या भूकंप मूल कहा गया या भूकंप केंद्र कहा गया, जहाँ से उत्पन्न हुआ। तो इसको फोकस कहते हैं और इसको एपिसेंटर कहते हैं और इसको एंटीपोड कहते हैं। एंटीपोड कौन सा स्थान होगा? जहाँ से भूकंप उत्पन्न हुआ उसका सबसे, जैसे अब यहाँ उत्पन्न होगा तो यहाँ एपिसेंटर हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? एपिसेंटर। और यहाँ क्या हो जाएगा? एंटीपोड, यहाँ एंटीपोड हो जाएगा।
तो इस तरीके से कहीं भी उत्पन्न हो उसका सबसे पीछे वाला हिस्सा जो पृथ्वी का दूसरे साइड वाला, क्योंकि पूरी पृथ्वी पे चलती है, ऐसा नहीं कि केवल जो है जहाँ उत्पन्न हो वहीं चलेंगे। तभी तो जो नेपाल में भूकंप आया था 2015 में आया था, नेपाल में भूकंप आया था, तो उसका ईपी सेंटर जो है काठमांडू के छोटे से कस्बे के आसपास था किसी गांव में, और यहाँ तक उसका जो है कंपन हुआ था। यहाँ हम बैठे थे हम लोग जो है ऑफिस में, और फैन पंखे हिल रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि पूरी पृथ्वी पर ये तरंगें चलती हैं। तो अब जो है यहाँ पी तरंग आएगी। अब पी तरंग उद्गमित हो गई, उसके बाद में कुछ समय बाद, और यहाँ तक आने में लगभग 21 मिनट का समय लगता है। यहाँ पर आने में, यहाँ तरंग पहुँचेगी, उसके 21 मिनट बाद एंटीपोड पे पहुँचेगी। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है एंटीपोड पे तरंग कितने समय में पहुँचती है? 21 मिनट में, 21 मिनट बाद पहुँचती है। तो अब यहाँ पर इसके बाद सेकेंडरी वेव उत्पन्न होगी। हमने बताया था कि जो प्राइमरी वेव है, प्राथमिक तरंग है, वो कैसे चलती है? सीधी चलती है, सीधी ध्वनि तरंगों की भांति सीधी चलती है। और जब सीधी चलेगी तो स्पीड तेज होगी, वो कुछ उसकी जो आवृत्ति होगी इस तरीके से होगी। आवृत्ति उसकी क्या होगी? बहुत मतलब तरंगों में जो चलने की जो उसकी स्पीड होगी, इस तरीके से आपस में जो गैप होगा, जिसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वो कम होगी इसमें, क्योंकि ये आयाम कम होगा इसमें। फ्रीक्वेंसी तो तेज होगी, आयाम कम होगा। तो इस तरीके से ये फास्ट चलती हैं। जैसे गोली, बंदूक की गोली चलती है तो एक सीधी दिशा में जाती है, बंदूक की गोली सीधी दिशा में जाती है, फास्ट जाती है। और लेकिन वो जो होल करता है कम करता है, जहाँ से निकलेगी उतना ही काट करके निकलेगी। लेकिन किसी को तलवार मारो, घुमा दो उसके अंदर पेट में, तो पूरा घुमा करके निकाल देगा। लेकिन नुकसान कौन करेगा ज़्यादा? तलवार। अब मान लो गोली लगी तो यहाँ से गया ना, तो आदमी मारा थोड़े नहीं, गोली तो आर पार चली गई। लेकिन तलवार अगर आपने मारा कहीं किसी उसके हाथ पे या कहीं, तो पूरा सब कुछ सत्यानाश कर देगा। स्पीड कम थी, लेकिन उसका जो क्षेत्र था, दायरा था, वो बढ़ गया। अब चूंकि ये सीधी जाती है तो इसका दायरा क्या है? कम है। दायरा कम है तभी तो तेज जा रहा है। मैंने एक उदाहरण देकर समझाया था कि एक बच्चा दौड़ रहा है, सीधा दौड़ रहा है, तो वो सबसे पहले अपने गंतव्य पर पहुंचेगा, कि जो ऐसे लहर मार कर चल रहा है वो अपने गंतव्य पर पहुंचेगा, पहले सीधा वाला पहुंचेगा। तो ऐसे ही ये तरंग सीधी जा रही, तो इसीलिए पहले पहुंचती है। और जो सेकेंडरी वेव, इसी से सेकेंडरी वेव उत्पन्न होती, मैंने बताया था सिनेमा वाला उदाहरण दे करके, कि यहाँ से बेचारे जो है धक्का मार खा करके और इन्होंने अपना ट्रांसवर्ज रास्ता ले लिया। कौन सा रास्ता ले लिया? ट्रांसवर्ज रास्ता ले लिया। अब ये सीधे न जा करके, मतलब इन्होंने अपना जो है 90 डिग्री का कोण बनाया और चल दिए अपने घर। तो अब यहाँ से दूसरी तरंग उत्पन्न हो गई। कौन सी? सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव उत्पन्न हो गई यहीं से। और सेकेंडरी वेव जो है वो कैसे चलती है? ट्रांसवर्स चलती है या अनुप्रस्थ चलती है, हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ चलती है, जो कि प्रकाश की तरंग की भांति चलती है। प्रकाश जैसे तेज नहीं चलती। प्रकाश जैसे तेज चले तो बहुत फास्ट है, ध्वनि तरंग से भी तेज चलती है प्रकाश तरंग। तो आपने देखा होगा जब शादी विवाह में या दिवाली में हम पटाखे छोड़ते हैं ना, तो कहीं जो है पटाखा दगा तो पहले प्रकाश उसका दिखाई देगा, आवाज़ थोड़ी देर बाद आती है। दूर अगर कहीं पटाखा छूटा तो उसकी आवाज़ तो थोड़ी देर बाद आएगी, लेकिन चमक पहले आ जाती है। तो चमक क्या है? प्रकाश। यानी प्रकाश की तरंग पहले आई आपके पास और ध्वनि तरंग बाद में आई। तो उसके हिसाब से तो सेकेंडरी वेव्स को पहले आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर प्रकाश की भांति चलती है, वो प्रकाश की भांति चलती है, ट्रांसवर्स चलती है, इसलिए उसको प्रकाश की भांति कहा जाता है। प्रश्न कई बार आ चुके हैं, तुम्हारे विज्ञान में भी प्रश्न आते हैं कि प्रकाश मतलब जो भूकंप की तरंग है वो किस अनुसार व्यवहार करती है? तो प्रकाश की तरंग के अनुसार व्यवहार करती है, वो ट्रांसवर्स चलती है। ट्रांसवर्स कैसे चलती है? इस तरीके से चलती है, लहर मार करके चलती है। लहर मार करके चलेगी तो थोड़ा इसका जो है आयाम बढ़ जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा तो पी वाले से ज़्यादा ये नुकसान करेगी, पी तरंग से ज़्यादा नुकसान करेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान जो करती है कौन सी करती है? एल तरंग। पी के बाद वो एस के बाद जो तीसरी तरंग आती है जिसको बोलते हैं एल तरंग या सतहीय तरंग। क्योंकि देखो यहाँ पर मैंने बताया था कि जो प्राथमिक तरंग है वो तीनों माध्यमों से चलती है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यमों से चलती है। तो इस तरीके से अब हमने बताया कि आंतरिक भाग जो है इसका क्या है? द्रव अवस्था में है। यहाँ से भी जाएगी पी तरंग, इस तरीके से जाएगी, ऐसे पी तरंग जाएगी। लेकिन जो सेकेंडरी तरंग है वो इसमें घुसने की हिमाकत नहीं करेगी। सेकेंडरी तरंग इसमें घुसने की हिमाकत नहीं करेगी। ये वाला क्षेत्र सेकेंडरी तरंग से क्या रहेगा? छूटा रहेगा। ये वाला क्षेत्र सेकेंडरी यानी द्वितीय तरंग से छूटा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो है द्रव अवस्था में है। और मैं बताया कि जो भूकंपीय तरंग की जो द्वितीय तरंग है वो क्या है? मतलब वो सिर्फ ठोस में चलती है, द्रव में नहीं चलती है। तो जब द्रव में नहीं चलेगी तो अंदर का भाग तो द्रव अवस्था में है, तो यहाँ से ये नहीं प्रवेश कर पाती है। तो ये वाला क्षेत्र जो है भूकंप छाया क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? भूकंप छाया क्षेत्र। किसके लिए? एस तरंग के लिए।
भूकंप छाया क्षेत्र सेकेंडरी वेव्स के लिए ये वाला क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है भूकंप की सेकेंडरी वेव्स नहीं पहुंच पाती हैं। कारण क्या है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो बनावट है वो द्रवीय अवस्था में है और सेकेंडरी वेव्स द्रव में नहीं चलती हैं। प्राइमरी वेव्स चली। अब यहीं से जो है एक तरंग तीसरे नंबर पे उद्गमित हुई जिसको बोलते हैं सतहीय तरंग। अब वो क्या करती है, पूरी पृथ्वी का ऐसे नीचे नीचे जैसे ग्लोब इमेजिन करो, ग्लोब के अंदर पृथ्वी के अंदर जो है ये चारों तरफ चक्कर लगाती है, सतह के सहारे चारों तरफ चक्कर लगा। अब जब सतह के सहारे चल रही है तो यहाँ पर, और इसका एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा है, इस तरीके से चल रही है, इस तरीके से चल रही है। अब जब इस तरीके से चलेगी तो काफ़ी दूर तक प्रभाव मारेगी, काफ़ी दूर तक प्रभाव लेगी ये। तो इस तरीके से काफ़ी दूर तक इस तरीके से प्रभाव लेती चलती है तो पृथ्वी की सतह पर ये ज़्यादा नुकसान करती है। स्पीड तो कम होती है, इसकी स्पीड कम होती है, लगभग 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास इसकी स्पीड होती है, लेकिन प्रभाव ज़्यादा करती है। तो प्रश्न आता है, लोग कन्फ्यूज रहते हैं, प्राइमरी पर टिक लगाते हैं कि सबसे ज़्यादा घातक कौन सी तरंग होती है, तो लोग प्राइमरी पे, क्योंकि प्राइमरी फास्ट आती है, सोचते तेज आती है तो ज़्यादा नुकसान करती होगी। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में बैठ गया होगा गोली और तलवार वाले उदाहरण से कि जो है तेज आएगी ज़रूर लेकिन उतनी घातक नहीं होगी। घातक तो तब होगी जब उसका आयाम ज़्यादा होगा, ज़्यादा दूर तक। अब भाई आपके शरीर में कोई जो है इस तरीके से हिलाते हुए चले अपने औजार को तो पूरा काट पीट देगा, और एक जगह से कहीं से निकलेगी तो उतना ही नुकसान होगा और ऑपरेट करके डॉक्टर उसको सही कर देगा। लेकिन पूरा अंतड़ी ही खराब कर दे कोई तो बचने की संभावना नहीं है। तो ऐसे ही अंतड़ी कौन, पृथ्वी की अंतड़ी कौन खराब करता है, एल तरंग। और इसकी खोज लव महोदय ने किया था। किसने किया था, लव महोदय ने किया था। तो इसीलिए ये बेचारे जो है बड़े बदनाम आदमी हैं कि इनका नाम तो लव है, और लव किससे कर रहे हैं, जो है सरफेस पे रहने वाले लोगों से कर रहे हैं, और इनकी तरंग कर रही है, इनकी तरंग कर रही है, कह रही आओ हमारे साथ भी चलो, लेकर चलते हैं, सैर कराते हैं जन्नत की। तो इस तरीके से जो है, इसलिए जो है थोड़ा सा इन्होंने बताया था कि जो है सतहीय तरंग इस तरीके से चलती है। बाद में जो है एक और विद्वान आते हैं रैले नाम के, ठीक है। तो इस तरीके से ये तरंगे चलती हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। अब इनमें हमने क्या क्या चीज़ सीखा, जहाँ से तरंग उत्पन्न होती है इसको क्या बोलते हैं, फोकस या फिर अधिकेंद्र, वो अधिकेंद्र नहीं, भूकंप केंद्र या भूकंप मूल। और जहाँ पहले तरंग पहुँचेगी उसको बोलेंगे अधिकेंद्र या इपिसेंटर। और इसके जस्ट नीचे, अधिकेंद्र के जस्ट नीचे क्या होगा, एंटीपोड। तो इस तरीके से ये तरंगे हो गई। इन तरंगों की चाल और इनकी जो है उसके बारे में बता दिया कि किस तरीके से ये चलती हैं। यल तरंग जो है ये भी जो है ठोस भाग से चलती है, सतह पर चलती है, मोस्टली पानी में भी चलती है। अब भाई कहीं तालाब है, कहीं झील है, कहीं सागर है, तो उसके सतह के सहारे भी तो चल रही है, तो वहाँ झील वगैरह का और सागर वगैरह के पानी को भी हिला देती है तो सुनामी आ जाता है। सुनामी अभी चर्चा करेंगे कैसे आती है। तो इस तरीके से ये जो है भूकंप की उत्पत्ति हो गई। अब भूकंप की उत्पत्ति हो जाएगी तो फिर इसका जो है नुकसान भी तो होगा। अब इसके नुकसान क्या क्या होते हैं भूकंप के, तो भूकंप के नुकसान की बात करें तो सबसे ज़्यादा तो मानवीय हानि होता है। भाई जहाँ पर भूकंप सेंटर है वहाँ पर लोग ना रह रहे हों तो फिर कोई नुकसान नहीं है। ये तो प्राकृतिक जो है फेनोमेना है, प्राकृतिक घटनाएं हैं, होती रहेंगी। लेकिन अगर हम वही जो पेटियां हैं जहाँ पर दो प्लेट्स टकरा रही हैं वहीं पर घर बना के रहने लगे तो क्या होगा, फिर भूकंप आएंगे और कुछ समय बाद हो सकता है पहाड़ भी बन जाए, वहाँ पर आपका जो घर बना है वो पहाड़ी पे चला जाए ऊपर खींचते हुए। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये कौन सी फोर्स है, डायस्ट्रोफिज्म है, पटल विरूपणी शक्ति है। आकस्मिक में नहीं आता है पर्वत निर्माण, तो ये धीरे धीरे होता है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि पर्वत कैसे बन जाते हैं, वो पता नहीं चलता। लेकिन भूकंप और ज्वालामुखी तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे आते हैं। तो अब कई नुकसान है, जैसे आप घरों में देख सकते हो, आपके मकान हिलने लगते हैं, छत हिलने लगते हैं, और घर में अगर मान लो रसोई का काम चल रहा है तो गैस सिलेंडर लीकेज हो जाएगा, गैस सिलेंडर लीकेज हो जाएगा, आग लगने की संभावना बढ़ जाएगी, तो आग लग सकती है वहाँ पर भूकंप आने से। और मतलब अवसंरचना नष्ट हो जाती हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स गिर जाते हैं, और बड़े बड़े जो है उसका पुल वगैरह जो बने होते हैं वहाँ भूकंप आ गया तो बहुत भारी नुकसान होता है। तो बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान है इस तरीके से, कितनी भी जो है वो अवसंरचना जितनी है सब नष्ट हो जाती हैं। नेपाल में जो भूकंप आया था वहाँ तो हमने किसी ने लाइव रिकॉर्ड कर लिया था, ऐसे देखा था एकदम बिल्कुल धरती फट रही है, एकदम जो है लोग जा रहे हैं सड़क पर, फिर अचानक जो है ऐसे हिलने लगा एकदम से। पानी जो झील का पानी था, झील क्या किसी ने घर में अपना वो बना रखा था जो है तालाब टाइप का, नहाने वाले का, स्विमिंग पूल टाइप का, तो उस स्विमिंग पूल का पानी यूँ हिलेरे मार रहा था, ऐसे ऐसे इधर उधर हिल रहा था पूरा, और आदमी जो खड़े थे वो एकदम बिल्कुल ऐसे हिले, मतलब एक दूसरे को पकड़ के खड़े हो रहे हैं। फिर देखते देखते अचानक धरती फट गई और वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी थी सब उसमें जमींदोज हो गई।
तो ये होता है नज़ारा, आकस्मिक भूकंप आते हैं इस तरीके से। और जब वो भूकंप आता है तो ये गैस रिलीज होती है। प्रश्न यहाँ पर आता है कि भूकंप के आने पर एक गैस रिलीज होती है जिसको बोलते हैं रेडॉन। कौन सी गैस? रेडॉन। ये एक भारी गैस है, जो भूकंप आती है, भूकंप आता है तो ये गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस? रेडॉन। तो प्रश्न पूछता है कि भूकंप के आने पर कौन सी गैस रिलीज होती है? रेडॉन गैस रिलीज होती है। अब इसके विश्व वितरण की बात करेंगे हम लोग कि भूकंप का क्या विश्व वितरण है, कहाँ कहाँ पर भूकंप जो है इसका वितरण पाया जाता है। देखो, हमारी जो पृथ्वी है इस पे मैंने बताया कि लगभग 6-7 क्या है, 7 जो है 6 मोस्टली या 7 कह सकते हो, बड़ी बड़ी क्या है प्लेट्स हैं। प्लेट्स मैंने पढ़ाया भी था, ठीक। और उन प्लेट्स में गतियाँ होती हैं इस तरीके से। ये जो है कुछ टेढ़ा मेढ़ा, उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया, और ये कौन सा है? ग्रीनलैंड हो गया। और यहाँ पर है अफ्रीका, ये भूमध्य सागर है, ये यूरोप का पश्चिमी क्षेत्र है, ये इस तरीके से अफ्रीका मैंने बना दिया, ठीक। ये है अरब प्रायद्वीप, ये है इंडिया, ठीक। और ये है आपका रूस, ये चाइना है, ये ऐसे बन, ये चाइना है। और ये चला गया आपका म्यांमार वगैरह, ये सब जो है म्यांमार और उधर के जो कंट्री हैं साउथ ईस्ट एशिया के। और ये है इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक। और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। चलो ये, अरे इसको तुम बनाओ या ना बनाओ लेकिन ध्यान रखना मानचित्र को, ठीक। और यहाँ पर है जापान। जापान ही अभी काम आने वाला है इसमें, ये जान लो, समझ लो इसको। और ये हमारा है मेडागास्कर, ये है मेडागास्कर। तो अब ये विश्व में लगभग 3-4 पेटियाँ हैं जहाँ पर भूकंप दिखाई देती है। भूकंप एकदम बिल्कुल सीरीज के जो है तरीके से आती हैं। देखो इधर तो एक कौन सी जो है प्लेट है? प्रशांत प्लेट। इधर कौन सी प्लेट है? प्रशांत प्लेट। और इधर भी प्रशांत प्लेट है। इधर कौन सी प्लेट है? प्रशांत प्लेट। और ये कौन सी प्लेट है? अमेरिकन प्लेट है। ये कौन सी प्लेट है? अमेरिकन प्लेट। अब अमेरिकन प्लेट उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ कह सकते हो, या इधर साउथ, ये प्लेट है। और मैंने बताया था कि प्रशांत प्लेट और अमेरिकन प्लेट दोनों क्या कर रही हैं? टकरा रही हैं, दोनों एक दूसरे से टकरा रही हैं। ऐसे इधर ये यूरेशियन प्लेट है। इधर कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट है। इधर यूरेशियन प्लेट है। और ये वाला पूरा कहलाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये वाला प्लेट क्या कहलाता है? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। तो ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये पूरा जो है इससे टकरा रहा है, यूरेशियन प्लेट से। तो इधर जो टक्कर हो रही है, अब यहाँ पर एक टक्कर हो रही है इस तरीके से। अगर आप ग्लोब को घुमा दोगे इस तरीके से तो ये पूरा इस तरीके से यहाँ से आ जाएगा, ये पूरा बेल्ट बन जाएगा। ये जो है ग्लोब पे अगर इस नक्शे को देखोगे, क्योंकि इसको घुमा करके मानचित्र को आप पीछे मोड़ सकते हो, मानचित्र को पीछे मोड़ सकते हो इस तरीके से। इसमें समझो, ये तो हो गया तुम्हारा यूरेशियन प्लेट। ये कौन सा है? यूरेशियन प्लेट। और ये यूरेशियन प्लेट का किनारा हो गया। ये वाला क्या हो गया? यूरेशियन प्लेट का किनारा हो गया। और ये प्रशांत प्लेट है। कौन सा प्लेट है? प्रशांत। तो ये प्रशांत प्लेट का किनारा इधर हो गया। और ऐसे ही इस साइड में ये हो गया अमेरिकन प्लेट। ये क्या है? अमेरिकन। और इधर भी एक प्रशांत प्लेट है। तो ये अमेरिकन प्लेट का किनारा और ये प्रशांत प्लेट का किनारा है, ठीक। यहीं पर कोकोस प्लेट, वो जो है एक प्लेट मैंने बताया था फूका प्लेट बताया था ना, तो फूका प्लेट भी यहीं पर हुई। फूफा वाला याद कर लो, फूका प्लेट है। और ठीक, और यहाँ पर नज़का प्लेट है। छोटे छोटे प्लेट्स हैं, मैंने बताया था 6 मेजर प्लेट्स हैं। 6 कितने हैं? 6 या 7 बड़े प्लेट हैं। अगर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करोगे तो फिर 7 हो जाएंगे, और अमेरिका को दोनों एक रखोगे तो फिर 6 ही प्लेट हैं। तो ये प्लेट्स जो है जब टक्कर कर रहे हैं, अब ये प्लेट्स कैसे हैं? इनके मार्जिन कैसे हैं? टकराने वाले, विनाशात्मक प्लेट है। कैसे प्लेट है? विनाशात्मक, टक्कर करने वाले। तो जब टकराते हैं यहाँ पर, तो ये अंदर, इसके अंदर जो है, जब मैंने बताया कि टकराने वाले प्लेट के नीचे क्या होता है, जो एक भारी प्लेट है वो गलित होती है। क्या होती है? गलती है, मतलब उसका क्षय होता है। और क्षय होगा तो वहाँ से क्या निकलती है? एनर्जी। और एनर्जी निकलेगी तो वो इस क्षेत्र में दिखाई देगी, इस क्षेत्र में दिखाई देगी। अगर उसमें फोर्स ज़्यादा है तब तो जो पिघला हुआ पदार्थ वो भी साथ में आ जाएगा, तब ज्वालामुखी हो जाएगा। फोर्स कम है तो फिर यहाँ पर तरंगे ही आती हैं, सिर्फ उसकी लहर आती है। तो ये पूरा जो जापान वाला क्षेत्र है, ये सब हमेशा भूकंप पीड़ित क्षेत्र है। तो इस वाली, चूँकि प्रशांत महासागर के चारों तरफ घेरा हुआ है, प्रशांत महासागर के चारों तरफ घेरा हुआ है, इसलिए इस पेटी को कहते हैं परिप्रशांत महासागरीय पेटी, या परिप्रशांत जो है पेटी, परिप्रशांत पेटी। इसको क्या बोलते हैं? परिप्रशांत पेटी। परिप्रशांत क्यों कहते हैं? परि मतलब परिधि, परि मतलब परिधि शब्द से बना है। परि मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ। प्रशांत के चारों तरफ से जो पेटी घिरी हुई है उसको बोलते हैं परिप्रशांत पेटी। किसकी पेटी? भूकंपीय पेटी। और जब ज्वालामुखी क्रिया की पेटी पढ़ते हैं इसको, तो अग्निवलय कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अग्निवलय।
रिंग, वलय मतलब रिंग। अब ये रिंग जैसा बन जाएगा ना, घुमा दोगे तो इसको रिंग बन जाएगा। तो ये भूकंप यहाँ पर आएंगे और इसी तरीके से भूकंप सारे इधर भी आते हैं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। जो चिली वगैरह है, पेरू वगैरह है, ये सब क्या है, भूकंपीय क्षेत्र है। यहाँ पर भूकंप अक्सर आते रहते हैं। और तुमने देखा यहाँ पर भी पर्वतीय क्षेत्र है, रॉकीज पर्वत है, एंडीज पर्वत है। वो कारण क्या है, दोनों प्लेट टकरा रहे हैं, तो प्लेट मार्जिन्स पे जो है पर्वत का निर्माण हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर जो भूकंपीय पेटी है उसको बोलते हैं परिप्रशांत पेटी। कौन सी पेटी, परिप्रशांत मेखला या परिप्रशांत पेटी भूकंप की पहली पेटी ये हो गई। और लगभग 62-63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। किस क्षेत्र में, परिप्रशांत। तो सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं, परिप्रशांत मेखला में आते हैं। कहाँ आते हैं, परिप्रशांत मेखला पे लगभग 62-63% भूकंप यहाँ पर आते हैं। और दूसरी पेटी है जो जब महाद्वीप के बीच से होकर जाती है तो उसको बोलते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। कौन सी पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। अब यहाँ पर मैंने बताया था केप वर्डे एक द्वीप है। क्या है, जब अफ्रीका पढ़ा रहे थे तो बताया था केप वर्डे एक द्वीप है। यहाँ से चलती है एक पेटी और ये इस तरीके से भूमध्य सागर हो करके भारत, इधर जो है पर्वत पड़ता है आपका, काकेशस पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, हिमालय पर्वत, इस तरीके से होते हुए और म्यांमार से होते हुए ऐसे इंडोनेशिया मलेशिया तक चली जाती है। तो ये चूँकि यूरेशिया और अफ्रीका के बीच में है, यूरेशिया और अफ्रीका के बीच में, देखो इधर अफ्रीका है इधर यूरेशिया है, तो इसीलिए इसको कहते हैं मध्य महाद्वीपीय पेटी। कौन सी पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। महाद्वीपों के बीच में, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मध्य महाद्वीपीय पेटी। तो इस पेटी के सहारे भी जो है भूकंप आते हैं। क्यों, क्योंकि यूरेशियन प्लेट का किनारा है और अफ्रीकन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का किनारा है, दोनों प्लेट्स टक्कर मार रही हैं, तो इसलिए यहाँ भी भूकंप आते हैं। इसीलिए हिमालय वाले क्षेत्र में भूकंप आते हैं। आपने सुना होगा कि जो है हिमालय में भूकंप आते हैं। नेपाल में भूकंप क्यों आया था, क्योंकि नेपाल भी हिमालय में ही स्थित है, नेपाल भी हिमालय में स्थित है। तो हिमालयी क्षेत्र में भूकंप इसीलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट्स दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। तो इसके कारण ये वाला हो गया। तो ये दूसरी पेटी हो गई, इसको क्या कहा गया, मध्य महाद्वीपीय पेटी। और एक यहाँ पर मैंने बताया था जो ये कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जब दूर जा रहे हैं तो यहाँ पर इसकी तली में विस्तार हो रहा है, यहाँ पर इसकी तली में विस्तार हो रहा है। तो यहाँ पर भूकंप के तरंगे, भूकंप के झटके बहुत भारी भयानक नहीं होते हैं। यहाँ पर भूकंप के झटके जो आते हैं बहुत हल्के आते हैं, क्योंकि यहाँ का जो किनारा है क्या है, अपसरण वाला किनारा है। यहाँ तो अभिसरण वाले किनारे हैं, यहाँ पर प्लेट क्या कर रहे हैं, अभिसरित हो रहे हैं। तो यहाँ ज़्यादा तेज़ भूकंप आते हैं, इनका नुकसान ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर भूकंप जो है अपसरित हो रहा है, प्लेट अपसरित हो रहे हैं, तो भूकंप ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। तो ये चूँकि महासागर के बीच में है तो इसको बोलते हैं मध्य महासागरीय कटक जो है पेटी, मध्य महासागरीय कटक पेटी। कटक के सहारे आते हैं। ये कटक बना, रिज बना। कटक मैंने पढ़ाया था ना कि कटक का निर्माण कैसे हो रहा है, जो सी फ्लोर समुद्र तल के विस्तारण वाली मैंने जो कंसेप्ट पढ़ाया था, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, हैरी हेस की संकल्पना पढ़ाई थी ना, तो उसी के सहारे यहाँ भूकंप आते हैं। तो इसको बोलते हैं मध्य महासागरीय कटक पेटी, मध्य महासागरीय कटक पेटी। तो भूकंप की ये 3 प्रमुख पेटियाँ हैं। कौन सी, परिप्रशांत पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी और मध्य महासागरीय पेटी। तो इस तरीके से ये, और इसके अलावा कुछ छोटी छोटी पेटियाँ भी दिखाई देती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बताया एक भ्रंश बन रहा है पूरा, ये अलग होने वाला है, ये भ्रंश घाटी है पूरी। तो भ्रंश घाटी के सारे भूकंप आते हैं। तो अफ्रीका वाला, इस अफ्रीका के पूर्वी क्षेत्र में यहाँ भी भूकंप आते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लेटों में डाइवर्जन हो रहा है, यहाँ भी अभिसरण हो रहा है, एक दूसरे से इधर उधर खिसक रही, तो ज़्यादा खतरनाक भूकंप यहाँ भी नहीं आते हैं। तो ये भी छोटे छोटे जो है क्षेत्र हो गए यहाँ जहाँ भूकंप आती है। और इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी पेटी है, बर्मी पेटी। क्या है, बर्मी, बर्मा के नाम से बर्मी पेटी इसका नाम पड़ा है। बर्मा मतलब पहले म्यांमार को क्या कहते थे, बर्मा। म्यांमार का पुराना नाम क्या है, बर्मा। तो ये बर्मी पेटी प्रशांत पेटी से टकरा रही, बर्मी पेटी प्रशांत पेटी से टकरा रही। तो यहाँ पर जो सुमात्रा, जावा वगैरह है, यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर भूकंप ज़्यादा आते हैं। 2004 में यहाँ पर इसी जावा द्वीप के आसपास जो है भूकंप का क्या था, अधिकेंद्र था, भूकंप का फोकस था, उसके नीचे वहीं पर अधिकेंद्र बना था, एपिसेंटर बना था। तो इसके कारण ये समुद्र भाग है, यहाँ भूकंप आया था। तो कौन सी तरंग उत्पन्न हुई थी, सुनामी तरंग। अब ये सुनामी तरंग उत्पन्न हुई थी तो भारत, श्रीलंका यहाँ तक पहुँची थी तरंग। और ये तरंग जो है समुद्र के अंदर चलेगी तो ज़्यादा ऊंची नहीं होती, लगभग 1 मीटर तक ऊंची होती, लेकिन तट के सहारे जब आती है तो उसकी ऊंचाई बढ़ जाती है, 10-10, 12-12 मीटर ऊंची हो जाती है। कारण क्या है कि वहाँ पर जो
धरातल की संरचना है, बनावट है, उनमें टकरा कर तरंगे और ऊंची हो जाती हैं। भाई प्रेशर पड़ता है, इधर से प्रेशर, इधर से प्रेशर, इधर से टक्कर मारेगी तो धरातल अपनी तरफ से प्रेशर मारता है, तो जब दोनों प्रेशर आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर तरंगों में ऊंचाई बढ़ जाती है। तो इसी कारण यहाँ पर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियाँ थीं उनमें जो है उनको पहले से ही पता चल गया था जानकारी। देखो भूकंप के बारे में जानकारी सबसे पहले किनको होती है? जीव जंतुओं को होती है। ऐसे जीव जंतु जो पृथ्वी के संपर्क में रहते हैं। मनुष्य तो अब रहता ही नहीं, मनुष्य जूते चप्पल पहनने लगा है, नग्न पैर रहता ही नहीं, तो हमको कुछ भी पता नहीं चलता है। पहले जब हमारे पुरखे दादे लोग नंगे पैर चलते थे तो थोड़ा बहुत आभास हो जाता था प्राकृतिक आपदाओं का, और अब तो हम किचन में जा रहे हैं, बिस्तर पे जा रहे हैं तो भी चप्पल है, सैंडल है, जूता है, सब बिस्तर में भी वही पहन के सोते हैं। यानी प्रकृति से हम पूरी तरीके से कटते चले जा रहे हैं ना। तो इसीलिए जब प्रकृति से हम कटते चले जा रहे हैं तो प्रकृति भी हमको काटती जा रही है, प्रकृति भी हमको काटती जा रही है। लेकिन जीव जंतु जो होते हैं जो बिल बना कर रहेंगे ज़मीन के नीचे तो उनको और ज़्यादा जल्दी से पता चल जाएगा, तो वो तुरंत पता उनको जानकारी हो जाती है। इसीलिए जब कभी आपदा कोई आती है तो आपने सुना, मतलब देखा होगा, कुत्ते काएँ काएँ करने लगते हैं, बिल्लियाँ म्यूँ म्यूँ करने लगती हैं, कौवे जो है इधर उधर भागने लगते हैं। तो ये इससे क्या पता चलता है कि कोई आपदा आने वाली है, क्योंकि वो प्रकृति के सानिध्य में रहते हैं जीव जंतु, तो उनको तुरंत जो है आभास हो जाता है कि कौन से आपदा आने वाली, विपदा आने वाली है। तो ये जीव जंतुओं के जो है व्यवहार में परिवर्तन होने से पता चल जाता है। लेकिन उससे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, हम जीव जंतुओं की भाषा समझ नहीं पाते हैं, हम जीव जंतुओं की भाषा समझ नहीं पाते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो इसलिए पता नहीं चल। इसलिए वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जो है कुछ उपकरण बनाए जिससे पता चल जाए कि भूकंप आने वाला है कि नहीं। इसका तो अभी तक कोई वैज्ञानिक वो पता ही नहीं चल पाता है कि भूकंप जो है कहाँ आने वाला है और उसका क्या कितना एम्पलीट्यूड जो है, उसकी मतलब आयाम कितना होगा, नुकसान कितना होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, नहीं पता चल पाता है। तो इसीलिए लेकिन जो है बाद में सब नापते हैं उसका, जब भूकंप आ करके सबको तबाह कर देगा तब बताएंगे वैज्ञानिक कि इतने फ्रीक्वेंसी का भूकंप आया था और जो है इतना नुकसान हुआ, तब पता चलता है। तो उसको इस चीज़ को नापने के लिए, हर चीज़ को नापने के लिए एक पैमाना होता है। तो यहाँ पर भी भूकंप नापने का एक पैमाना है। 3 लोगों ने इस पैमाने की इजाद की थी। ठीक, एक तो जो है रॉसी फेरल थे जिन्होंने सबसे पहले इस मामले में काम किया था, उन्होंने पैमाना दिया था। तो रॉसी फेरल पैमाना अगर पूछे किससे संबंधित, प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में कि रोसी फेरल पैमाना किससे संबंधित है, तो यह है भूकंप मापने का एक पैमाना है कि भूकंप कितने आयाम का होगा। तो इस पर लगभग 12 अंकों तक का जो है अंकन होता है। जितना ज़्यादा अंक बढ़ता जाएगा उतना ही ज़्यादा भूकंप की तीव्रता बढ़ती जाएगी। इसके बाद में एक महोदय आए थे जो है जिनका नाम था मर्केली। तो मर्केली ने भी एक पैमाना बनाया था। उन्होंने भी अंकीय विभाजन किया था कि भूकंप आएगा तो इतने एम्पलीट्यूड का होगा, तो इतना ज़्यादा, मतलब जितना नंबर कम होगा भूकंप की तीव्रता उतनी कम होगी, जितना नंबर ज़्यादा होगा उतना भूकंप की तीव्रता ज़्यादा होगी। और इसके बाद में सबसे अच्छा जो पैमाना बनाया था रिचर महोदय ने बनाया था। किसने बनाया था? रिचर महोदय ने। तो इसको रिक्टर पैमाना या रिचर पैमाना भी कहते हैं। रिक्टर पैमाना तो ये भी भूकंप मापने का एक पैमाना है जो 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का अंकन करता है। 0 से लेकर के 9 तक के अंकों का अंकन करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? रिचर पैमाना। यही प्रश्न ज़्यादा पूछता है, इसी से पूछता है, रिक्टर पैमाने से पूछता है कितने अंक होते हैं और सबसे तीव्रता वाला भूकंप कितना होगा। अगर 9 अंक की तरफ जो है भूकंप का जो संख्या बढ़ रही है तो फिर भूकंप ज़्यादा तीव्र होगा। संख्या जितनी कम होगी भूकंप की तीव्रता उतनी ही कम होगी, नुकसान उतना ही कम होगा। तो रिक्टर पैमाना। तो इस तरीके से ये तीनों पैमानों को आपको याद रखना है। ये तीनों पैमाने किससे संबंधित है? भूकंप मापने का एक पैमाना है। इसीलिए इसको मापते किस तरीके से अंकन होता है, आप घर में भी कर सकते हो इस काम को। जैसे अगर आप भूकंपीय क्षेत्र में कहीं रह रहे हो और झटके अक्सर आते रहते हैं तो आप क्या कर सकते हो कि जो एक पेपर लो, वाइट पेपर लो, और उसको जो है इस तरीके से, वाइट पेपर है और इधर से पेंसिल ऐसे बांध दो, पेंसिल को ऐसे बांध दो, इधर से पेंसिल रख दो, ऐसे जैसे पृथ्वी हिलेगी वो पेंसिल इस पर जो है चिन्ह बनाने लगेगी, ऐसे ऐसे हिलेगी ना, ऊपर नीचे करेगी। तो अगर ज़्यादा इस तरीके से हिल रही, ऊपर नीचे जा रही, तो मतलब डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा नुकसान होगा। भाई जब तेज़ हिलेगी तो इस तरीके से ऊपर नीचे चलेगा और कम हिलेगी तो ऐसे ऐसे बनाएगी, मतलब उसका आयाम कम हो जाएगा, उसके जो है फ्रीक्वेंसी तेज़ हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी जो ये वाली होती है इस तरीके से। तो इस तरीके से घर पे भी कर सकते हो ये। भूकंप, यहाँ तो भूकंप आता है तो यहाँ पंखे वंखे हिलने लगते हैं या कुछ लोगों को चक्कर भी आने लगते हैं। जैसे भाई पृथ्वी घूमने लगी ना तो फिर अचानक जो है चक्कर आने लगते हैं। जैसे बहुत लोगों को झूले पे चक्कर आने लगते हैं ना, तो वो जल्दी उनको चक्कर आएगा। जो झूले पर रह करके चक्कर खा जाते हैं, तो ऐसे लोग अगर भूकंप आएगा तो चक्कर खा के गिर जाएंगे।
लेकिन वो चक्कर खाने वाला भूकंप आएगा तो फिर बिल्डिंग भी गिर जाएगी, इतना तेज होगा तो फिर बिल्डिंग ही गिर जाएगी, हिल करके पूरी संरचना ही गिर जाएगी। इसीलिए आज के समय में जितने मकान बनाए जाते हैं भूकंप अवरोधी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? भूकंप अवरोधी, कि पृथ्वी हिलती रहे और मकान पूरा हिल जाएगा, गिरेगा नहीं। जापान ने इस टेक्नोलॉजी, जो जापान है इसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, कि यहाँ तो रोज़ भूकंप आते हैं, यहाँ तो रोज़ भूकंप आते हैं। अब रोज़ आते हैं, पता चले रोज़ उनकी बिल्डिंग गिरे तब तो सत्यानाश ही हो जाएगा। तो ऐसे ही भूकंप आते हैं कि तुम हिलाते रहो, हम गिरेंगे नहीं। और जो है गिरेंगे भी अगर तो ये ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा आते हैं वहाँ लकड़ी के मकान बना लेते हैं, लकड़ी के मकान गिर जाते हैं, फिर ठोक ठाक करके खड़ा कर लेते हैं दूसरे दिन। तो इस तरीके से जो है ये ऐसे चीज़ों में रहने में जो है व्यवस्थित हो गए हैं। तो ये जो है भूकंप मापने के 3 तरीके हमने बताए। और वो अब देखो, अब इसको जब भूकंप का जब अंकन किया जाता है तो उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। भूकंप मापी जो है भूकंप अभिलेखी, भूकंप अभिलेख कहते हैं उसको, मतलब ग्राफ में दर्शाते हैं, इस तरीके से ग्राफ पे ऐसे ऐसे दर्शा जाता है भूकंप, तो इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। तो प्रश्न आएगा, सिस्मोग्राफ किससे संबंधित है? भूकंप का अभिलेख रिकॉर्ड करने का एक जो है यंत्र है, तो उसको बोलते हैं भूकंप लेखी यंत्र या भूकंप जो है अभिलेख, भूकंप अभिलेख करता है तो इसको सिस्मोग्राफ बोलते हैं। और हाँ, और जब एक ही तीव्रता के बिंदुओं को मिलाने वाली एक रेखा बनती है, जैसे मान लेते हैं एक ये हमारा जो है अफ्रीका है, या यहाँ यूरेशिया में, यहाँ यूरोप में आते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे जर्मनी है, यहाँ पर यूक्रेन है। अभी देखो यूक्रेन और रूस का विवाद चल रहा है ना खूब, और यहाँ पर रूस है। अब यहाँ भी 6 एम्पलीट्यूड का भूकंप आया, यहाँ भी 6 एम्पलीट्यूड का आया, यहाँ भी 6 एम्पलीट्यूड का भूकंप आया। अब इसको इस तरीके से मिला देंगे तो इसको बोलते हैं आइसोसीस्मल लाइन। क्या बोलते हैं? आइसोसीस्मल लाइन। आइसोसीस्मल लाइन यानी समान तीव्रता वाले भूकंप को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोसीस्मल लाइन। आइसो मतलब होता है समान, आइसो मतलब होता है समान, और सिस्मन मतलब सिस्मोलॉजी से बना है सिस्मो, सिस्मो मतलब भूकंप। तो समान तीव्रता वाले भूकंप के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोसीस्मल लाइन। क्या कहलाती है? आइसोसीस्मल लाइन। और अब प्रश्न पहले यहाँ से आते थे, लेकिन एग्जाम का पैटर्न बदलता जा रहा है क्योंकि ये सब ज़्यादातर लोग जानने लगे हैं। तो अब नया प्रश्न पूछता है होमोसिस्मल लाइन क्या है? पूछता है होमोसिस्मल लाइन क्या है। अब होमोसिस्मल क्या है भाई? तो होमोसिस्मल का मतलब होता है, अगर जैसे दिल्ली में आया 6 बजे, उसके बाद पुणे में भी 6 बजे आया, और मुंबई में भी 6 बजे आया, तो समय एक ही समय में जिन क्षेत्रों में भूकंप आता है उस समय रेखा को मिला देते हैं, तो क्या कहते हैं? होमोसिस्मल लाइन। क्या कहते हैं? होमोसिस्मल। तो होमोसिस्मल लाइन क्या है कि एक ही समय में आने वाले जगहों को, पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? होमोसिस्मल लाइन। क्या कहलाती है? होमोसिस्मल लाइन। तो इस तरीके से ये 2 चीज़ें हैं, आइसोसिस्मल और होमोसिस्मल। होमोसिस्मल समय को मिलाती है, मतलब एक निश्चित समय पे जब भूकंप आता है जिन जिन क्षेत्रों पे, वहाँ उठा करके बस पॉइंट्स को मिला दो, लाइन बना दो, तो वो होमोसिस्मल हो गया। और जब एक ही तीव्रता वाले भूकंप आते हैं जहाँ पर वो क्या हो जाएगा? आइसोसिस्मल। तो ये तो हम विश्व वितरण हो गया और इत्यादि। लेकिन अब भारत में भी भूकंप का अध्ययन अलग से किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर चूँकि छोटा टॉपिक है तो यहीं समेट लेते हैं भारत के बारे में। और डस्टर कहाँ चला गया भाई? अच्छा इधर है। तो अब भारत में समझ लेते हैं। तो भारत में भूकंप को जोन में बांटा गया है। भारत में भूकंप को किस में बांटा गया है? जोन से बांटा गया है। ये हमारा भारत का नक्शा है। पहले भारत में 5 भूकंप जोन थे। कितने थे? 5 भूकंप जोन थे। लेकिन अभी कुछ चेंज किया गया है। पहले 1 से लेकर के 5 तक जोन थे भारत में, पहले 1 से लेकर के 5 तक जोन थे। अब इन्होंने 1 जोन को ख़त्म कर दिया, 1 जोन को ख़त्म कर दिया है। तो 2 जोन है, तीसरा जोन है, चौथा जोन है और 5वां जोन है। भाई संख्या में देखोगे तो लास्ट वाला 5वें नंबर का ही, लास्ट वाला किस नंबर का है? 5वें नंबर का ही। लेकिन गिनोगे गिनती में कितने हैं? ये 4 हैं, गिनती में 4 हैं। 2 3 4 5, 4 ही तो है। 1 2 3 4 ही 4 ही तो है, गिनती में तो 4 है, लेकिन आखिरी वाला तो 5 नंबर का है। तो अभी इसमें चेंज कर दिया गया है। पहला वाला इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था, इसलिए उसको हटा दिया गया है, इसलिए उसको गणना में नहीं शामिल करते हैं। तो भारत को भूकंप जोन में बांटा गया है। किस में बांटा गया है? भूकंप। अभी बांटा क्यों जाता है? इसलिए बांटा जाता है कि हम पहले से ही अलर्ट रहें कि इस क्षेत्र में ऐसे जो है आयाम के भूकंप आ सकते हैं, इसलिए व्यक्ति पहले से ही अलर्ट रहे, सावधान रहे, वहाँ पर हमेशा अपनी बोरिया बिस्तर लेकर तैयार रहे। अगर हिमालय पे रह रहा है, धुनी रमा रहा है वहाँ पर बैठ करके, तो उसको अपनी बोरिया बिस्तर लेकर के तैयार रहना पड़ेगा। किसी भी क्षण जो है अनाउंस हो सकता है कि अब भूकंप आने वाला है, भाग लो यहाँ से। तो इसलिए इसको बांटा गया है। तो जो हिमालयी क्षेत्र, अब भाई जैसे जैसे उत्तर से दक्षिण में जाएंगे वैसे वैसे जो है
भूकंप का आयाम ये 2 नंबर का होगा, सबसे कम होगा, 2 नंबर वाला सबसे, यहाँ नीचे से चलेंगे, 5 नंबर वाला सबसे ज़्यादा भयंकर होगा, फिर 4 नंबर वाला उससे कम भयंकर होगा, फिर 3 नंबर वाला उससे कम भयंकर होगा, 2 नंबर वाला उससे कम भयंकर। अब इसी को उलट देते हैं, इसी को जो हमने नंबर लिखा है उलट देते हैं, तो ये वाले क्षेत्र क्या हो जाएंगे 5 नंबर के, और इसके नीचे आएंगे तो ये 4 नंबर का क्षेत्र हो जाएगा, और ये पूरा जो है क्षेत्र क्या हो जाएगा 3 नंबर, और इसके नीचे आएंगे तो ये 2 नंबर हो जाएगा। इस तरीके से आप जो इसका समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर भुज है, यहाँ पर क्या है भुज है, भुज वाले क्षेत्र में भूकंप आता है किस तीव्रता का 5 नंबर की तीव्रता का आता है। भुज जो गुजरात में है, भुज गुजरात में है, यहाँ पर 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था, जब तिरंगा फहरा रहे थे लोग बाग, 8 बजे के करीब तिरंगा फहरा लिया था, उसके बाद हजारों की संख्या में लोग जमींदोज हो गए थे, भूकंप आ गया एकदम से अचानक, और यहाँ पर जो है पूरा तहस नहस हो गया था। तो ये बहुत यादगार समय है, जो 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था, ये बहुत ही यादगार है। तो ये कहाँ आया था, भुज में आया था, गुजरात के भुज वाले क्षेत्र में आया था। तो ये इसलिए भुज को भी किस में रखा गया 5 नंबर में रखा है। कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का जो भुज वाला क्षेत्र है किस भूकंप जोन में आता है, 5 नंबर में आता है, और हिमालय वाला क्षेत्र तो 5 नंबर में आता ही है। दिल्ली वाला 4 नंबर में आता है, दिल्ली वाला किस में आता है 4 नंबर में आता है, इसलिए दिल्ली के आसपास भी कभी कभी जो है झटके आते रहते हैं अक्सर, और दिल्ली का झटका जो आएगा आगरा तक तो महसूस किया जाएगा, तो आगरा भी हिल जाता है दिल्ली के भूकंप से, दिल्ली तक तो ज़्यादा तीव्र रहेगा। अब भाई यहाँ पर जैसे काठमांडू था, यहाँ पर क्या है काठमांडू, यहाँ पर भूकंप आया 2015 में, यहाँ पर भूकंप आया 2015 में, तो इसका जो है इसकी तरंगें इस तरीके से यहाँ तक आई थी, तो यहाँ भी हम लोग भी प्रभावित हुए थे, लेकिन नुकसान नहीं हुआ था। झटका जरूर आया था, पंखे वंखे हिल गए थे, नुकसान नहीं, लेकिन नुकसान सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ था, जहाँ अधिकेंद्र होगा, जहाँ क्या होगा एपी सेंटर होगा, तो एपी सेंटर यहाँ था। अब कहोगे एपी सेंटर पे अगर मान लो ये यंत्र लगाए, जैसे भारत में कलकत्ता में सबसे पहले सिस्मोग्राफ मापने का यंत्र लगाया गया था, कहाँ लगाया गया था कलकत्ता में, बाद में देहरादून में भी लगा दिया गया, पुणे में भी लगा दिया गया, मुंबई में भी लगा दिया गया, दिल्ली में भी लगा दिया गया, ठीक। तो ये सब क्या है भूकंप मापी क्षेत्र। अब कहीं भी एपी सेंटर रहे, मान लेते एपी सेंटर यहाँ रहेगा, और यहाँ जो है देहरादून में हमारा जो है एक सेंटर बना है भूकंप मापने का, लेकिन जैसे ही भूकंप इधर आया सेंटर इसका ना, तो देहरादून वाला जो एपी भूकंप मापी क्षेत्र है वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो रिकॉर्ड ही नहीं, टूट जाएगा। तो इसको रिकॉर्ड करेगा दिल्ली वाला, इसको क्या रिकॉर्ड करेगा दिल्ली वाला। तो इस तरीके से रिकॉर्ड करके अभी यहाँ पे चूंकि गणित का भी सहारा लिया जाता है, वैज्ञानिक लोग जो है उसमें गणितज्ञ भी बैठे होते हैं, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि स्पीड कितनी रही होगी भूकंप की और यहाँ तक आने में कितना समय लगा, बस वो पता लगा लेते हैं कि कहाँ इसका एपी सेंटर था। अब ऐसा तो नहीं कि हमने पृथ्वी खोद करके और जहाँ फोकस था वहाँ जा करके पता लगा रहे हैं कि यहीं से तुम आए हो बेटा, अब तुमको तो पता लगा लिया, अब पता लगा लेंगे पूरी पृथ्वी कहाँ पहुँच रहे हो। तो वहाँ पे सारे वैज्ञानिकों का रोल रहता है, गणितज्ञ अपना अलग काम करते हैं, ठीक, भूगोलवेत्ता अलग काम करते हैं। भूगोलवेत्ता ने तो बता दिया कि ये सब प्लेट्स हैं, ये सब क्या है प्लेट्स हैं, ये भाई ये हमारा जो है इसका जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का किनारा मार्जिन हो गया, इधर से यूरेशियन प्लेट का मार्जिन हो गया। तो हमारे भूगोलवेत्ताओं ने तो बता दिया भैया यहाँ तुम रहोगे तो झटके महसूस करोगे, झटके महसूस करोगे। तो अब लेकिन अब ये काम जो है भूकंप वैज्ञानिकों का है, उनका पता लगाना है कि कहाँ पर एपिसेंटर था, कहाँ फोकस था, ठीक। तो इस चीज़ का जो है इसके लिए जो है कई सेंटर्स बना दिए गए हैं। तो सबसे पुराना सेंटर जो था वो कोलकाता में बनाया गया था। सबसे पुराना सेंटर कहाँ बनाया गया था? एक बार प्रश्न आया था कि भूकंप मापी केंद्र जो बनाया गया है भारत में सबसे पुराना कौन सा है? कोलकाता का है। तो कोलकाता में भी है, दिल्ली में भी है, पुणे में भी है, मुंबई में भी, ये सब क्या है सेंटर हैं किसके? भूकंप को रिकॉर्ड करने के सेंटर हैं कि भूकंप जो है उनका कहाँ पर सेंटर बन रहा है वो यहाँ से रिकॉर्ड हो जाता है, उसकी तीव्रता रिकॉर्ड हो जाती है, उसकी तीव्रता। तो रिक्टर पैमाना किससे संबंधित है? भूकंप मापी यंत्र है, भूकंप मापी यंत्र है रिक्टर पैमाना। और इसमें आयाम मतलब इसका नंबर क्या होता है 0 से लेकर के 9 तक। अभी तक जो है 8.6 8.7 इतनी तीव्रता का भूकंप आ चुका है। जो सुनामी आया था, जो सुनामी यहाँ इंडो बर्मी जो है प्लेट के टकराने से पैसिफिक प्लेट से, तो वहाँ पर सुनामी उत्पन्न हुई थी जो 2004 में सुनामी आई थी, तो उसके कारण यहाँ तक पूरा इसका प्रभाव पड़ा था। तो आप सुनामी समझ लेते हैं सुनामी क्या है। देखो सुनामी शब्द जो है इसको अंग्रेजी में लिखोगे तो टी से चलता है, ये टी से लिखा जाता है, टी फिर इसके बाद सुनामी। तो टी इसमें साइलेंट रहता है, टी क्या रहता है? साइलेंट। और ऐसे शब्द जो है ज़्यादातर जापान की भाषा में इस्तेमाल किए जाते हैं, जापान की भाषा में। तो सुनामी शब्द एक जापानी शब्द है, सुनामी शब्द एक जापानी शब्द है जो समुद्री लहरों से संबंधित शब्द है। समुद्र में उत्पन्न लहरों को इंगित करता है क्या? सुनामी। तो सुनामी अब चूंकि जापान में ज़्यादा आता है, जापान का पूरा जो तटीय क्षेत्र है समुद्र से तो है, जापान सागर से और पैसिफिक सागर से घिरा हुआ है पूरा जो है उसका जापान वाला क्षेत्र। ये इसमें देख सकते मानचित्र में देखो, ये है जापान, होकाइडो, हांसू, क्यूशू, शिकोकू, 4 इसके द्वीप हैं जापान के। और ये जो है इधर साइड में जो है जापान सागर है, इसके पश्चिम में, और पूरब में प्रशांत महासागर है।
तो इसके क्षेत्र में जो है भूकंप आते हैं, और समुद्र में जब भूकंप आता है तो वहाँ पर तरंगे उत्पन्न होती है, जिसको क्या बोलते हैं, सुनामी। तो जापान के लोगों ने इसको सुनामी कहा, इसको सुनामी कहा। तो इस तरीके से समुद्र में उत्पन्न जो है, जो समुद्र, अगर एपिसेंटर मतलब भूकंप का फोकस और एपिसेंटर कहाँ रहेगा, समुद्र के क्षेत्र में रहेगा, तो वहाँ पर समुद्र में तरंगे ज़्यादा तीव्र उठेंगी, तो उसे ही क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। सुनामी कोई अलग घटना नहीं, सुनामी एक्चुअली है क्या, भूकंप ही है। सुनामी एक भूकंप ही है, लेकिन जब समुद्र में भूकंप आता है तो उससे समुद्र की तरंगे ऊंची ऊंची उठती हैं, जिससे सुनामी कहते हैं। और ये तरंगे जब मैंने बताया कि तरंगे जब सतह पर आती हैं तो इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है। हमारे यहाँ की जो जारवा की जनजातियाँ थीं, जब सुनामी आई थी 2004 में, तो यहाँ पर जो है अंडमान निकोबार द्वीप है, यहाँ पर जारवा लोग थे। ये प्रकृति प्रेमी हैं, जंगलों में रहते हैं, नंगे पैर रहते हैं और कपड़े भी नहीं पहनते, सब कुछ प्रकृति से इनका आभास हो जाता है। तो इनको पहले ही पता चल गया था कि कोई विपदा आने वाली है, तो ये वहाँ पर सब चढ़ गए थे ताड़ के पेड़ पे। यहाँ पे ताड़ की खेती होती है, ताड़ के वृक्ष जाता है, ताड़ के जंगल है, तो सब किस पे चढ़ गए थे, ताड़ के पेड़ पे। 12-12, 15-15 मीटर ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ पे चढ़ गए। और ताड़ का वृक्ष क्या होता है, वो अगर कोई हवा चलेगी तो वो लोच मारेगी, फिर ऊपर चढ़ उठ जाएगी। और वो लोग अपने आप को जो सुरक्षित उसे बांध लिए थे। अरे इतने बड़े बड़े बच्चे भी उस पर सब चढ़ गए अपने अपने उस पर, एक भी बच्चा, एक भी आदमी नहीं मरा था सुनामी से। जो यहाँ की जो जनजातियाँ थी, एक भी नहीं मरी थी। उसका कारण यही था कि उनको पहले से आभास हो गया था, अपने आप को सुरक्षित कर लिए थे। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर सुनामी जब आई थी तो ये जारवा जनजाति बच गई थी, एंटली, जारवा, बाकी और यहाँ तो कई द्वीप छोटे छोटे थे, वो सब डूब गए थे, क्योंकि जो है उसका जल सतह जो है पानी का लेवल बढ़ गया था, तो उसकी वजह से द्वीप डूब गए थे। लेकिन बाद में फिर जब नॉर्मल हुआ तो खुले। अब जब द्वीप डूब जाएगा तो वहाँ रहने वाले लोग भी सब इधर उधर बह जाएंगे, तो बहुत नुकसान हुआ था सुनामी की वजह से। तो इस तरीके से सुनामी एक्चुअली है कुछ नहीं, ये समुद्र में उत्पन्न जो है भूकंप ही है जो सुनामी है, तो इसको सुनामी कहते हैं। तो इस तरीके से ये भूकंप, अब कुछ चीज़ें इसमें फिर से याद कर लो, बस याद हो जाएगा। भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है, पृथ्वी का वो क्षेत्र जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। फोकस जो कि 70 किलोमीटर गहराई पे हो सकता है, 200 किलोमीटर गहराई पे हो सकता है, 700 किलोमीटर गहराई पे हो सकता है, किसी भी गहराई पे हो सकता है। जितना ज़्यादा गहरा होगा उतने ही उसका झटका कम आएगा। ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी तरंगों को तो कमज़ोर हो जाएंगी। लेकिन अगर मान लेते कोई भूकंप एकदम बिल्कुल यहीं पर इसका सतह उत्पन्न हो गया तो फिर उसका झटका तेज आएगा। अब ये भूकंप, एक चीज़ इसमें और पढ़ लो, भूकंप दो तरीके से उत्पन्न होते हैं। एक तो प्रकृति उत्पन्न करती है, ज़्यादातर नुकसान प्राकृतिक भूकंप से ही होता है मोस्टली जो है, क्योंकि वही प्राकृतिक कारण क्या है, प्लेटों का टकराना। या फिर जो है कभी कभी क्या होता है कि पानी जो है रिस करके नीचे चला जाता है, और नीचे मैंने बताया कि जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं और मोल्टेल पदार्थ हैं, पिघले हुए तत्व हैं, तो पानी वहाँ जाकर हीट हो जाती है, फिर उससे वाष्प बन जाता है। वाष्प भी जो है बाहर निकलने की प्रयास करती है, तो उसके कारण भी जो है तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं भूकंपीय। तो ऐसे भी कारण है। और मानवीय कारक भी जिम्मेदार कम नहीं है, मानव भी कम जिम्मेदार नहीं है भूकंपीय तरंगों को उत्पन्न करने के लिए। मानव क्या करता है कि भ्रंश घाटी वाले क्षेत्रों में बड़े बड़े डैम बना देता है, जैसे महाराष्ट्र में एक कोयना नदी है जो भ्रंश में बहती है, छोटी सी नदी है लोकल वहाँ की, और उसने महाराष्ट्र में लोगों ने कोयना पे बांध बना दिया, वहाँ के जो है इंजीनियर्स ने कोयना बांध बना दिया। और कोयना बांध जब बनाया गया तो पीछे डैम बनाया, उसके पीछे एक रिजर्वायर बन गया, जलाशय बन गया, और जलाशय में पानी इकट्ठा होता रहा, जलाशय में पानी इकट्ठा हो गया, तो धरती का बोझ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब धरती का जब बोझ बढ़ जाएगा तो उसके नीचे जो मतलब वही चीज़ है, जब बोझ बढ़ जाएगा तो कितनी देर तक आदमी जो है अपने बोझे को लादे रहेगा, फिर उसको जो है हिलाएगा कि नहीं। लेकिन एक कहावत कही गई है कि गैया के सींग में हमारी पृथ्वी अटकी हुई है। तो जब गैया थक जाती है तो अपनी सींग को बदलती है, कहती अब दूसरी सींग पे रखेंगे तो झटका आता है। ये सब जो है किंवदंतियाँ हैं, सब कहानियाँ हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उससे हम तुलना कर सकते हैं कि जब हमने भर दिया जलाशय से ऊपर पूरा बोझ भर दिया तो पृथ्वी फिर मतलब उस बोझा कब तक सहेगी, फिर उसके बाद उसमें कंपन आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से कोयना में भूकंप आया था महाराष्ट्र के, तो जो है मानव निर्मित था। और कभी कभी क्या करते हैं कि समुद्र में जो है पेट्रोलियम निकाला जाता है, समुद्र में या सतह पर कहीं पेट्रोलियम निकाला जाता है। पेट्रोलियम निकालने की आजकल बहुत सारी तकनीकें हैं। कैसे करते हैं, क्या करते हैं, उसमें पानी इंजेक्ट कर देते हैं। जब पहले तो वैसे पाइप निकाल कर लगा करके और खींच लिया गया, सकिंग किया जाता है, खींचा जाता है, तो खींच करके निकाल लिया गया। लेकिन वो सोचते हैं जो है वैज्ञानिक या जो है इंजीनियर सोचते हैं कि एक एक बूंद निकालना है हमको, वहाँ छोड़ना कुछ नहीं है। तो वो क्या करते हैं, इधर से प्रेशर मानते हैं, इंजेक्शन देते हैं पानी का, इधर से पानी का इंजेक्शन देते हैं। जब इधर से पानी का इंजेक्शन देंगे तो वहाँ जो एक दो बूंद फंसा हुआ है पेट्रोल वो भी ऊपर आएगा। तो पेट्रोल तो निकाल लिए, लेकिन पानी जो इंजेक्ट किए वो वहीं रह जाता है, पानी अंदर ही रह जाता है। और गहराई में दिया है इंजेक्शन लगाया है, काफ़ी गहराई तक गया है,
तो वो नीचे की हीट से, गर्मी से पानी क्या होता है, बॉयल हो जाता है और बॉयल होकर वाष्प बन जाता है। फिर वो भी जो है भूकंपीय तरंगों को जनित करता है, वो भी भूकंपीय तरंगों को उत्पन्न करने में अपना योगदान करता है। तो इस तरीके से बहुत सारे कारक हैं जो भूकंप, और कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा गार्बेज, कचरा, न्यूक्लियर कचरा इकट्ठा कर लेते हैं, और बहुत तो न्यूक्लियर बम जो है जमीन के नीचे जो है करते हैं, समुद्र के नीचे, जमीन के नीचे, भूमिगत सतह में। अभी पोखरण में परमाणु परीक्षण हुए ना, तो पोखरण वाले क्षेत्र में जो है, राजस्थान वाले क्षेत्र में उसके झटके महसूस किए गए भूकंपीय, क्योंकि उससे तरंगे, रेडिएशन निकलती हैं और रेडिएशन से कंपन होता है। तो ये भी मतलब न्यूक्लियर परीक्षण भी कहीं ना कहीं जो है भूकंपीय तरंगों को जनरेट करती हैं। और बहुत सारे ऐसे रेडियो एक्टिव तत्व वाले जो है, जैसे ये सब मोबाइल वगैरह के पदार्थ है ना, इन सब चीज़ों को कचरा हो जाता है, तो क्या करते हैं 100-200 मीटर गड्ढा खोद करके उसके नीचे डंप कर देते हैं। अब जब डंप करेंगे तो धीरे धीरे इसमें भी जो है गैसें बनती हैं, रिलीज होती हैं, और ये फिर ये भी भूकंप को इंड्यूस करती है, भूकंप को उत्पन्न करने में योगदान करती है। ऐसे बहुत सारे मानवीय कारक हैं, उनसे भी भूकंप जनरेट होता है। लेकिन ज़्यादा मुख्य कारण क्या है, प्राकृतिक कारक ही है। प्रकृति भाई संतुलन बनाती है, साम्यावस्था बनाती है, उसको लाना ही लाना है। अब जैसे पेट में मरोड़ा उठा, किसी व्यक्ति के पेट में मरोड़ा उठा तो उसे लेटरिन तो जाना ही पड़ेगा, अगर नहीं जाएगा तो फट जाएगा उसका पेट जो है। तो ऐसे पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर जो है मरोड़ा उत्पन्न हुआ, तो वह मरोड़ा को अगर अपने पेट में ही रखे पृथ्वी, तो पृथ्वी तो फट जाएगी। तो वो क्या करती है, हल्की हल्की जगह जहाँ होती है उनको फाड़ करके बाहर निकाल देती है गैसों को। यही हाल हमारे पेट के साथ है। एक बार हमारे साथ छोटे थे तो ऐसे ही गैस बन गया पेट में तो बहुत प्रॉब्लम हुई थी। ऐसे पृथ्वी से पूछ लो, उसके पेट में गैस बनता होगा, कितनी प्रॉब्लम होती होगी। तो इसलिए वो भूकंप के तरंगों के रूप में बाहर निकाल देती हैं, अपने गैसों को निकालती हैं। तो ये कुछ इस तरीके से जो है भूकंप की चीज़ों को हम लोग यहाँ समझ गए।